गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की इस क्लास में हम यानी कि हिंदी क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? आज हम यहाँ पर वर्ण विचार यानी कि ग्रामर पार्ट में आता है। किसमें आता है बच्चों? ग्रामर यानी कि व्याकरण भाग में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? ग्रामर। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रामर कहते हैं। तो यहाँ पर व्याकरण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। तो आज हम यहाँ पर क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? ग्रामर पार्ट के बारे में सीखने जा रहे हैं। वर्ण विचार यानी कि वर्णमाला के बारे में सीखने जा रहे हैं। वर्ण यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण को अंग्रेजी में लेटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेटर। वर्ण को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। किसी भी भाषा को सीखने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? उसकी मूल ध्वनियों को सीखना बहुत ही आवश्यकता होती है ना बच्चों? किसी भी भाषा को हमें सीखने के लिए, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसकी मूल ध्वनियों के बारे में सीखना या जानना बहुत ही आवश्यकता होती है। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी सीखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? वर्णमाला की। और कन्नड़ा सीखने के लिए मूलाक्षर, है ना? और अंग्रेजी सीखने के लिए अल्फ़ाबेट्स। इसी तरह हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए बच्चों? उसकी जो मूल ध्वनियाँ होती हैं उसे सीखना बहुत ही आवश्यकता होती है। ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है। ध्वनियों का लिखित रूप ही क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। लिखित यानी कि जो रिटर्न में लिखा जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो आपको समझना है कि यहाँ पर हम क्या सीखने जा रहे हैं? वर्णमाला के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी आप बहुत बार इस वर्णमाला को सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम क्या सीखने जा रहे हैं? वर्णमाला। तो वर्णमाला के अंतर्गत आने वाले स्वर, व्यंजन के स्वर के अंतर्गत आने वाले भेद और व्यंजन के अंतर्गत आने वाले भेद, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करने जा रहे हैं और इसे ग्रामर पार्ट कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया बच्चों? तो हमें किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उसकी मूल ध्वनियों के बारे में जानना या अभ्यास करना बहुत ही आवश्यकता होती है। और यहाँ पर क्या होता है? ध्वनियों का लिखित रूप ही जो लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिटन कहते हैं। और जो बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक यानी कि ओरल, है ना? तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? इन ध्वनियों का यानी कि वर्णमाला का हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होता है? इन जो वर्णमाला के अंतर्गत जो अक्षर आते हैं या वर्ण आते हैं, इनके कोई टुकड़े नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क लिखते हैं, च लिखते हैं, इनका कोई हम यहाँ पर दो भाग कर सकते हैं इन्हें? नहीं ना। तो इनका कोई यहाँ पर टुकड़े नहीं किए जाते, इनके कोई टुकड़े नहीं किए जाते। समझ में आ गया ना? जो मूल ध्वनियाँ होती हैं उनके कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो चलिए यहाँ पर हम वर्ण किसे कहते हैं इसके बारे में पहले लिखेंगे। तो वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है बच्चों?
यहाँ पर वर्ण कहलाती हैं। छोटी इकाई वर्ण कहलाती हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है बच्चों, वर्ण हम किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण यानी कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसे अंग्रेजी में लेटर कहा जाता है। जैसे कि A, B, C, D, E, F, इसे हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। उसी तरह लेटर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है या फिर अक्षर कहा जाता है। ओके, तो आज इस अक्षर के बारे में या वर्णों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। तो बताइए बच्चों, यहाँ पर वर्ण या वर्णमाला, वर्ण या वर्णमाला के बारे में हम अभ्यास करने जा रहे हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? आपको पता है ना बच्चों, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं बच्चों? 52 वर्ण हैं। यानी कि कितने अक्षर हैं? 52 लेटर्स आर देयर इन वर्णमाला, है ना बच्चों। तो आज हम इन्हीं 52 वर्णों के बारे में अभ्यास करने जा रहे हैं। तो वर्णमाला को 2 भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है या फिर 2 भागों में बांटा गया है। तो बताइए वर्णमाला के 2 भाग कौन से हैं बच्चों? 2 भेद कौन से हैं? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो वर्णमाला को यहाँ पर क्या किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है बच्चों? स्वर। पहला क्या है? स्वर। और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। जिसे हम अंग्रेजी में स्वरों को ओवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवेल्स कहते हैं। और व्यंजनों को हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और वर्णमाला को अल्फाबेट्स कहते हैं। ओके, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपको जल्द ही समझ में आ जाएगा। स्वरों को हम क्या कहते हैं? ओवेल्स कहते हैं। और व्यंजनों को कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो बताइए यहाँ पर अंग्रेजी में ओवेल्स कितने हैं? अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स में ओवेल्स कितने हैं? तो यहाँ पर ओवेल्स 5 हैं। तो उसी तरह वर्णमाला के स्वर कितने हैं? वर्णमाला में स्वर कितने हैं बच्चों? 11 हैं। वर्णमाला में कितने स्वर हैं बच्चों? 11 हैं। आपको ध्यान देना है इसे क्योंकि ये व्याकरण भाग है और ये व्याकरण भाग आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। ओके, तो स्वर कितने हैं बच्चों? 11 हैं। तो आज हम उन्हीं स्वर के बारे में अभ्यास करेंगे। तो चलिए बताइए स्वर कौन कौन से हैं बच्चों? आइए देखेंगे हम यहाँ पर। ओ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आओ, आम, आहा। तो अभी मैंने यहाँ पर जो भी लिखवाया है और जो भी पढ़वाया है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? स्वर कहते हैं। तो आइए स्वरों को हम यहाँ पर काउंट करें कि स्वर कितने हैं। तो चलिए स्वर को हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने यहाँ पर स्वर कितने लिखा है? 11। तो ये 2 क्या है बच्चों? ये 2 क्या हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? अम और आहा को हम अयोगवाह
कहते हैं। तो स्वर कितने हैं यहाँ पर? स्वर 11 हैं। कहाँ से कहाँ तक? अ से लेकर औ तक। समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर वर्ण विचार के बारे में वर्णमाला में 2 भेद किए गए हैं। पहला भेद कौन सा है? स्वर। दूसरा भेद कौन सा है? व्यंजन। तो स्वर में यहाँ पर स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर में स्वर कितने हैं बच्चों? 11 हैं। अम अह ये क्या है? अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अम और अह की गिनती न तो स्वरों में की जाती है और ना ही व्यंजनों में किया जाता है। ये अलग ही अपना स्थान वर्णमाला में पाए हुए हैं। ओके, तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि स्वर कितने हैं। तो बताइए स्वर कितने हैं बच्चों? स्वर 11 हैं। स्वरों में भी 2 भेद किए गए हैं। स्वरों में भी क्या किया गया है बच्चों? यहाँ पर 2 भेद किए गए हैं। पहला भेद कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। और नेक्स्ट दूसरा भेद क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर क्या किया गया बच्चों? स्वरों में भी 2 भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर यानी कि कम मात्रा में उच्चारण किए जाने वाले अक्षरों को या वर्णों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम मात्रा में उच्चारण किए जाने वाले वर्णों को या अक्षरों को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों। ओके, तो नेक्स्ट दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर यहाँ पर इन वर्णों का उच्चारण दीर्घ रूप से यानी कि थोड़ा खींच कर उच्चारण किया जाता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो चलिए दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर में क्या कौन कौन से स्वर आते हैं देखेंगे हम यहाँ पर। पहला भेद कौन सा है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से थे बच्चों? बताइए। कम मात्रा में उच्चारण किए जाने वाले अक्षर वे कौन से हैं? अ, ये कौन से हैं बच्चों? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर हम किसे कहते हैं? अ, ई, उ और री को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, इन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जो भी मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना है। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दूसरा कौन सा है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है बच्चों? यहाँ पर इन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें क्या होता है? दुगनी मात्रा में समय लगता है। जिस तरह हम अ उच्चारण करते हैं, इसका जो समय यहाँ कम लगता है, उससे डबल समय हमें इन वर्णों का उच्चारण करने में लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर इनको हम क्या करते हैं? थोड़ा खींच कर इसका उच्चारण करते हैं। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं बच्चों? यहाँ पर दीर्घ स्वर में यहाँ पर आ, तो अ हमने ह्रस्व स्वर में लिखा है, आ गया। ई हमने ह्रस्व स्वर में लिखा है, ई की बात क्या आ गया? ई। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा खींच कर इनका उच्चारण किया जाता है। तो ऊ को हमने यहाँ पर लिखा है ह्रस्व स्वर में, ऊ के बाद बड़ी ऊ, बड़ा ऊ। तो देखिए यहाँ पर ऊ। री को हमने ह्रस्व स्वर में लिखा है, तो बच गया ए। कौन सा बच गया? ए, आई, ओ, औ। तो ये क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर कहलाते हैं।
समझ में आ गया? ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर इन वर्णों का उच्चारण कम समय में लग जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इन स्वरों का उच्चारण क्या होता है, जहाँ पर हम स्वरों को समय लेते हैं जितना, उससे डबल समय हमें इन स्वरों का इन वर्णों का उच्चारण करने में लग जाता है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर हम 1 सेकेंड लेंगे इसका उच्चारण करने में, तो यहाँ पर हमें 2 सेकेंड इन वर्णों का उच्चारण करने में लगेंगे। तो इसे हम ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कहते हैं। ओके, फिर से एक बार मैं इसे बताती हूँ। देखिए बच्चों, वर्णमाला, वर्णमाला के कितने वर्ण हैं? वर्णमाला में 52 यानी कि 52। वर्णमाला को 2 भेदों में बांटा गया है, यानी कि 2 भेद हैं यहाँ पर। वर्णमाला का पहला भेद कौन सा है बच्चों? स्वर। और दूसरा भेद क्या है? व्यंजन, जिसे हम अंग्रेजी में ओवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो स्वर कितने हैं? 11 हैं। स्वर कितने हैं बच्चों? 11 हैं। वे कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आम, आहा। ये क्या है? स्वर है। लेकिन स्वरों की संख्या 11 है, इसलिए अ से लेकर औ तक हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अ से लेकर औ तक हम स्वर कहते हैं, और आम, आह क्या है बच्चों? अयोगवाह कहलाते हैं। तो स्वरों में भी यहाँ पर 2 भेद किए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। स्वरों के 2 भेद कौन से हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर ह्रस्व स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें 1 सेकेंड लगता है, तो दीर्घ स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें 2 सेकेंड लगते हैं। यानी कि यहाँ पर कम समय लगता है, यहाँ थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। तो देखिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं? अ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर में अ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। समझ में आ गया ना बच्चों? तो इसे क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है, लिखना है और इन्हें बार बार पढ़ना है। तो चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर स्वरों के बारे में आज हम अध्ययन कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? व्यंजन और व्यंजन के अंतर्गत आने वाले भेदों के बारे में हम अभ्यास करेंगे। ओके, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।